जय हिंद कैडेट्स। मैं फर्स्ट ऑफिसर भारत सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल एनसीसी का एबीसी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पर्यावरण के अंतर्गत गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत यानी नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन कौन से हैं। इससे पहले हम जान रहे हैं इनका परिचय। किसी भी कार्य को संपादित करने के लिए शक्ति यानी पावर की आवश्यकता होती है और यह शक्ति ऊर्जा कहलाती है। ऊर्जा के विभिन्न रूप हैं, जैसे यांत्रिक ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, प्रकाशीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा व नाभिकीय ऊर्जा यानी परमाणु ऊर्जा आदि। प्रत्येक प्रकार की ऊर्जा को एक दूसरे में रूपांतरित किया जा सकता है, यानी प्रत्येक ऊर्जा को एक दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं, विद्युत बल्ब के द्वारा विद्युतीय ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, अर्थात बदला जाता है। ऊर्जा के स्रोत को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहला है परंपरागत ऊर्जा स्रोत, जैसे लकड़ी, कोयला, गोबर, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम पदार्थ, रासायनिक ऊर्जा आदि। पृथ्वी पर कोयला, लकड़ी, प्राकृतिक गैस तथा पेट्रोलियम पदार्थों का भंडार सीमित मात्रा में है, अतः हमें वैकल्पिक स्रोतों से ऊर्जा प्राप्त करनी होगी और जो सस्ती पड़े तथा पर्यावरण को भी हानि न पहुंचाए। तो ऐसी ऊर्जा के स्रोतों की हमें खोज करनी पड़ेगी। कुछ वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोतों का वर्णन नीचे किया जा रहा है। कौन कौन से हैं? पहला है सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी। सूर्य अनंत काल से ही ऊर्जा का स्रोत रहा है। सूर्य के धरातल पर कुल ऊर्जा का 8 किलोवाट प्रति सेंटीमीटर प्रति सेकेंड विकृत होता है, किंतु पृथ्वी के धरातल पर सूर्य की ऊर्जा 0.1 किलोवाट प्रति वर्ग सेमी प्रति सेकेंड पहुंचती है। सूर्य ऊर्जा से निम्न यंत्र चलाए जा सकते हैं, जैसे सोलर कुकर, सोलर स्टल, सोलर स्ट्रीट लाइट, सोलर वाटर हीटर, सोलर पंप, सोलर टीवी, कैलकुलेटर, सोलर रेफ्रिजरेटर और लकड़ी सुखाने के यंत्र आदि। तो इन सब यंत्रों में हम सौर ऊर्जा का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा है पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी। पवन ऊर्जा के द्वारा हजारों मेगावाट बिजली तैयार हो सकती है। पवन ऊर्जा का दोहन वहीं किया जा सकता है जहां पर हवाएं निरंतर तेज गति से बहती रहती हों। इसलिए भारत में गुजरात, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु आदि जो राज्य हैं वहां पर पवन परियोजनाएं चालू की गई हैं। इन्हीं प्रांतों में पवन चक्की यानी विंड मिल्स और एरो जनरेटर आदि उपकरण सुचारू रूप से चल रहे हैं। तीसरा हमारा बायोगैस ऊर्जा यानी बायोगैस एनर्जी। बायोगैस ऊर्जा पशुओं के गोबर, मल मूत्र, कृषि अवशिष्ट और जलीय पौधों को इस प्रकार के अन्य जैविक पदार्थों के सड़ने को क्रिया के फलस्वरूप पैदा होती है। बायोगैस संयंत्रों से प्राप्त गैस खाना पकाने के लिए, रोशनी, इंजन या पंखा चलाने, विद्युत उत्पाद तथा खाद को लाभप्रद के रूप में प्रयोग किया जाता है। बायोगैस अर्थात गोबर गैस में मीथेन नामक गैस जलने के लिए उत्तरदायी होती है और इसकी मात्रा 55 से 77% तक बायोगैस प्लांट से मिलती है। अगला है हमारा बायोमास ऊर्जा, बायोमास एनर्जी।
बायोमास ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती हुई ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करने का आसान तरीका है। इसे सीधे दहन करने या कार्बनीकरण, तरलीकरण, गैसीकरण तथा अन्य रूपांतरण प्रणालियों के माध्यम से ठोस, तरल अथवा गैसीय रूपों में प्रयोग किया जा सकता है। ऐसे पौधे जिनमें अधिक ऊर्जा देने की क्षमता है, ऊर्जा फसलों के नाम से जाना जाता है, जैसे गन्ना, ज्वार, सूरजमुखी, नेपियर घास, जलकुंभी, शैवाल तथा कैजुराइन व झाऊ आदि। भूतापीय ऊर्जा, जियोथर्मल एनर्जी। भूतापीय ऊर्जा पृथ्वी के अंदर मौजूद है। इस ऊर्जा को धरती में छेद करके यानी ड्रिलिंग के द्वारा धरती के ऊपर लाया जाता है। इस ऊर्जा का उपयोग बिजली बनाने, मकान को गर्म रखने में होता है। भारत में भूतापीय ऊर्जा का भंडार असम, पश्चिम हिमालय, पश्चिमी घाट, नर्मदा, सोन व दामोदर घाटी क्षेत्रों में स्थित है। यहाँ पर भूतापीय ऊर्जा के केंद्र मिलते हैं। नंबर 6 है हाइड्रोजन ऊर्जा, हाइड्रोजन एनर्जी। सौर ऊर्जा द्वारा जल को विच्छेदन करके हाइड्रोजन गैस प्राप्त की जा सकती है। हाइड्रोजन गैस रंगहीन, गर्म और स्वच्छंद ज्वाला के साथ जलने के कारण प्राकृतिक गैस के रूप में हल्की होने के कारण वायुयान के ईंधन के रूप में प्रयोग की जा सकती है। इस क्षेत्र में इसका हम उपयोग कर सकते हैं। नंबर 7 है परमाणु ऊर्जा यानी एटॉमिक एनर्जी। ऊर्जा संकट के समान हेतु परमाणु ऊर्जा एक सशक्त विकल्प है। यूरेनियम व थोरियम दो ऐसे तत्व हैं जिनके विखंडन से प्रचुर मात्रा में ऊर्जा निकलती है। भारत में परमाणु ऊर्जा का प्रयोग विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में किया जा रहा है। अब हम जानते हैं आवश्यक तत्व का ऊर्जा प्रवाह एवं उनका चक्र। एनर्जी फ्लो एंड सर्कल ऑफ एसेंशियल एलिमेंट। पहला है कार्बन चक्र यानी कार्बन सर्किल। कोयला, लकड़ी के जलने, जीवों के श्वसन तथा भूमि में कार्बनिक पदार्थों के सड़ने से CO2 बराबर बनती रहती है तथा वायु से मिलती रहती है। वायु में 95% कार्बन डाइऑक्साइड जीवाणुओं की क्रियाशीलता के कारण पहुंचती है। वायुमंडल का CO2 को पौधे प्रकाश संश्लेषण में प्रयोग करते हैं और कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। जल में यह गैस घुली अवस्था में मिलती है। उसकी क्रिया सोडियम, कैल्शियम आदि तत्वों से होती है और उनके कार्बनिक बनते हैं। जंतुओं के प्रभाव तथा अम्लों की क्रिया से इसमें टूट फूट होती है और CO2 गैसें पुनः वायुमंडल में मिल जाती हैं। प्रकृति में यह क्रम निरंतर चलता रहता है। नंबर 2 है ऑक्सीजन चक्र यानी ऑक्सीजन सर्किल। प्रत्येक जीव को श्वसन यानी सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इसी गैस के द्वारा जीवों की कोशिकाएं भोज्य पदार्थों का विघटन होता है और ऊर्जा विमुक्त होती है। पौधे प्रकाश की उपस्थिति में वायु से CO2 गैस लेते हैं और क्लोरोप्लास्ट व जल की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। इस क्रिया में CO2 गैस विमुक्त होती है और वायुमंडल में मिल जाती है। प्रकृति में यह क्रम निरंतर चलता रहता है और वायु में CO2 की मात्रा कम नहीं हो पाती है। नंबर 3 है जल चक्र या हाइड्रोजन चक्र। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रासायनिक संयोग से जल बनता है। पौधों के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जल के विखंडन से H2 मुक्त होती है।
जो CO2 से मिलकर ग्लूकोज का निर्माण करती है। ग्लूकोज की पौधों को ग्लूकोज एवं कार्बोहाइड्रेट शाकाहारी जीवों में पहुंचती है। जीवों में इनके विखंडन से जल और ऊर्जा मुक्त होती है। विभिन्न प्राणियों में जल की आपूर्ति जल के द्वारा ही होती है, इसलिए इसे जल चक्र भी कह सकते हैं। एक अध्ययन के अनुसार प्रतिवर्ष 36,000 वर्ग किमी जल वाष्प के रूप में वायुमंडल में पहुंचती है और उसका 80% जल वर्षा के द्वारा समुद्र में वापस आ जाता है। लगभग 11% जल पृथ्वी पर प्रभावित होकर अवशोषित होता है या वाष्पीकरण द्वारा वायुमंडल में पहुंचता है। शेष 9% जल झीलों, तालाबों तथा बर्फ के रूप में कुछ समय के लिए सुरक्षित हो जाता है। पारिस्थितिक तंत्र में जल चक्र एक महत्वपूर्ण चक्र है। इस प्रकार समुद्र मंडल में वायुमंडल तथा स्थल मंडल से प्राप्त जल में एक चक्र पाया जाता है। अगला है नंबर 4, नाइट्रोजन चक्र, नाइट्रोजन सर्कल। बड़े पौधों की जड़ों में नाइट्रेट लवण सोखकर पौधे अपनी कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। जंतु पौधों को खाते हैं। जंतुओं के मृत शरीर पर मृदा के जीवाणु तथा कवकों की क्रिया होती है। नाइट्रोसोमस नामक जीवाणु अमोनिया और नाइट्रेट में नाइट्रोवेक्टर जीवाणु नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदल देते हैं। पौधे पुनः नाइट्रेट का अवशोषण करते हैं। कुछ अन्य जीवाणु मिट्टी में मिलने वाले नाइट्रेट्स का कुछ अंश मुक्त नाइट्रोजन के रूप में बाहर निकाल देते हैं, जो पुनः वायु में मिल जाती है। वायुमंडल में नाइट्रोजन का कुछ अंश तड़ित विद्युत यानी बिजली के द्वारा नाइट्रिक अम्ल में बदल दिया जाता है। वर्षा के साथ वह अम्ल नाइट्रेट बनाते हैं, जिसे पौधे अवशोषित करते हैं। इस प्रकार नाइट्रोजन का यह चक्र प्रकृति में निरंतर चलता रहता है। अगला है फास्फोरस चक्र, फास्फोरस सर्किल। पौधे की जड़ें मृदा जल से फास्फोरस का लवण सोखती हैं तथा प्रोटोप्लाज्मा का निर्माण करती हैं। जलीय एवं जलीय पौधों के माध्यम से फास्फोरस जैविक जंतुओं में पहुँचते हैं। जीवों के मृत शरीर पर फास्फोराइजिंग जीवाणु की क्रिया होती है। फलस्वरूप फास्फोरस पुनः मृदा तथा जल में मिल जाता है और पौधे में पहुंचकर फास्फोरस चक्र पूरा होता है। नंबर 6 है हमारा कैल्शियम चक्र, कैल्शियम सर्किल। चट्टानों में उपस्थित कैल्शियम जल में घुलकर मृदा, नदियों तथा समुद्र में पहुंच जाते हैं। इसे कैल्शियम की पौधों व जंतु इसको लेते हैं। शाकाहारी जीव जंतुओं पौधों को खाते हैं। मांसाहारी जंतु शाकाहारी जीवों का भक्षण करते हैं। इस प्रकार कैल्शियम के यौगिक एक जीव से दूसरे जीव में पहुंचते हैं। विभिन्न प्रकार के जीवाणु व कवक इन जंतुओं के मृत शरीर का अपघटन करते हैं और कैल्शियम लवण पुनः भूमि में मिल जाता है। अगला है नंबर 7 गंधक चक्र यानी सल्फर सर्किल। पौधों को गंधक मिट्टी यानी मृदा से प्राप्त होती है तथा जीवों को गंधक वनस्पतियों से प्राप्त होती है। जंतुओं के मलमूत्र एवं जीवधारियों के मृत शरीर के विघटन व अपघटन के द्वारा गंधक सल्फर सल्फेट के रूप में मृदा तथा जल के रूप में मिल जाती है तथा H2S के रूप में वायुमंडल में पहुंचती है। मृदा में सूक्ष्म जीवाणु सल्फर को SO4 के रूप में परिवर्तित कर देते हैं, जो गैस के रूप में वायुमंडल में पहुंच जाती है। कारखानों तथा वाहनों का धुआं SO4 बड़े पैमाने में वायुमंडल में पहुंचता है तथा वर्षा के पानी के साथ घुलकर वह पुनः मृदा में पहुंच जाता है। तो इस प्रकार से विभिन्न जो तत्व हैं, जो गैसें हैं, उनका चक्र चलता रहता है।
आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।